नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैग के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, कैग के बारे में आर्टिकल 148 148 से लेकर आर्टिकल 151, ठीक है, 148 से लेकर के 151 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो कैग होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 में दोस्तों कैग के पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, कैग के पद का वर्णन। ठीक है, जैसे इनकी योग्यता, नियुक्ति है ना, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, ठीक है, इन सब बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों योग्यता के बारे में, है ना, कैग की योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कैग बनाया जा रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जा रहा है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कैग की योग्यताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कैग की योग्यताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, जो इसकी योग्यता का निर्धारण करने का दायित्व दिया गया है वो किसको दिया गया है, संसद को। ठीक है, संसद को यह दायित्व दिया गया है, आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, इसकी योग्यता का निर्धारण करे, योग्यता निर्धारण का। ठीक है, जो कैग होता है उसकी योग्यता निर्धारण का, ठीक है, जो दायित्व दिया गया है वो संसद को दिया गया, तो संसद तय करेगी कि कैग की क्या योग्यता होनी चाहिए। साधारणतः दोस्तों जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं आईएएस ऑफिसर, ठीक है, उन्हीं को कैग बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, उनको ही कैग बनाया जाता है। ठीक है, अब एक एक्ट बनाया गया है दोस्तों, 1971 का एक एक्ट बनाया गया है। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसकी योग्यता के बारे में। ठीक है, और ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। 1971 का एक एक्ट बनाया गया, एक्ट का नाम भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971। ठीक है, ये एक एक्ट बनाया गया है दोस्तों, जिसमें ये कैग के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में कैग की जो योग्यताएं हैं उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी योग्यताओं का निर्धारण या करने का दायित्व किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। इसके अलावा जो नॉर्मली जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हीं को कैग बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इनको इनकी शपथ कौन दिलाता है ना, तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, है ना। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कैग को शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, या फिर नियुक्त भी करते हैं राष्ट्रपति। साधारणतः किसके परामर्श पर, मंत्री परिषद के, है ना, ये भी आपको याद रखना है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इसके बाद यदि बात करें त्यागपत्र की, ठीक है, तो जो कैग होते हैं दोस्तों वो त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, है ना, राष्ट्रपति को देते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा कार्यकाल की यदि हम बात करें, कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए 55 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति को कैग बनाया जाता है। ठीक है, तो वो 55 वर्ष में नहीं बनाएगा तो 61 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष आयु है, एज है, मतलब 6 वर्ष रखी गई है लिमिट। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति 61 साल में मान लीजिए बनता है तो वो 4 साल में ही रिटायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 65 वर्ष 4 साल में उसकी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है। तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये इसका कार्यकाल होता है। यदि हम बात करें वेतन की, तो वेतन दोस्तों इसका होता है संसद द्वारा निर्धारित होता है, संचित निधि पर भारित, है ना, संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन, ठीक है, संचित निधि पर भारित होता है और संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इनकी योग्यता के बारे में, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्त कौन करता है, त्यागपत्र किसको देते हैं, वेतन किसको वेतन कितना होता है। इसके अलावा इनको हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की, हटाने की प्रक्रिया, तो दोस्तों हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है दोस्तों, ठीक है, उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या चीज़ें हमने देख ली, हमने योग्यता देख ली, हमने देखा कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संसद निर्धारित करती है, ठीक है। इसके संबंधित एक एक्ट बनाया गया है, ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 का, ठीक है। इसके अलावा जो IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के, ठीक है, उन्हीं को यह पद दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें शपथ की, ठीक है, तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। शपथ क्या दिलाता है दोस्तों, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है ना, संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ दिलाता है, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा वेतन संचित निधि पर भारित होता है और हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सामान्य चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके कार्य वगैरह देखते हैं। 148 के बाद 149, तो अगला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 149 है ना, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में दोस्तों कैग की कार्य व शक्तियाँ, है ना, कार्य व शक्तियों के बारे में बताया गया। अब हम इसे थोड़ी ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कार्य व शक्तियों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, एक होता है लेखांकन, ठीक है, अच्छे से आप समझना, ठीक है, एक होता है लेखांकन और एक होता है लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, ठीक है। लेखांकन को दोस्तों बोला जाता है अकाउंटिंग, ठीक है, और लेखा परीक्षण को बोला जाता है ऑडिटिंग, ठीक है। ये 2 कार्य होते हैं किसके, कैग के, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना आपको, ठीक है। मैंने बताया कि कैग के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, एक होता है लेखांकन, एक होता है लेखा परीक्षण। आप नॉर्मली इसको इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग समझिए, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग ये होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए गए, ठीक है, 100 रुपये दिए गए और आपको बता दिया गया ये 100 रुपये यहाँ पर खर्च करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई लेखांकन या फिर अकाउंटिंग। अब ऑडिटिंग या फिर लेखा परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि ये जो आपको 100 रुपये दिए गए थे, ये कहाँ कहाँ पर खर्च किए गए, ठीक है, जहाँ जहाँ बोला गया था वहाँ वहाँ खर्च किए गए कि नहीं किए गए, ठीक है। आपने जो खर्च किए उसमें आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की, मितव्ययता का ध्यान रखा गया कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई लापरवाही की नहीं, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा लेखा परीक्षण के अंतर्गत, ठीक है। आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ गया अकाउंटिंग में, ठीक है। खर्च आपने कर दिए, अब इसकी जांच होगी भैया आपने सही से खर्च किए, ठीक है, आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की, लापरवाही तो नहीं की, वो आएगा ऑडिटिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अब एक चीज़ और दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। देखिए अब जो ये लेखांकन और लेखा परीक्षण कैग का कार्य है, ठीक है, यह कार्य वह केंद्र स्तर पर भी करता है और राज्य स्तर पर भी करता है, ठीक है। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है, जो कैग का कार्य है वो केंद्र स्तर पर भी है, राज्य के लिए भी कार्य करता है, वो केंद्र के लिए भी करता है, पर थोड़ा सा फर्क है, वो अभी हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो 1950 से
1976 तक, ठीक है। जो कैग है वह केंद्र के लिए, ठीक है, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र के लिए अकाउंटिंग का काम भी करता था और ऑडिटिंग का भी करता था, ठीक है, अकाउंटिंग का भी ऑडिटिंग भी करता था, अकाउंटिंग भी करता था प्लस ऑडिटिंग भी करता था, ठीक है। 1950 से 1976, पहले मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग भी करता था, ऑडिटिंग भी करता था। परंतु दोस्तों 1976 के बाद से जो अकाउंटिंग का काम है, ठीक है, उससे छीन लिया गया, ठीक है। और 1976 से अब तक, ठीक है, जो कैग है वो सिर्फ ऑडिटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है ना, लेखा परीक्षण करता है, अकाउंटिंग नहीं करता। अकाउंटिंग कौन करता है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप समझ गए 1950 से 1976 तक जो केंद्र स्तर पर है कैग का काम, वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों था। परंतु 1976 के बाद से वो सिर्फ ऑडिटिंग करता है, ठीक है, अकाउंटिंग कोई और करता है। अब आती है बात राज्य की, ठीक है, राज्य स्तर पर। अब राज्य स्तर पर, ठीक है, 1950 से लेकर कर अब तक, ठीक है, कैग दोनों कार्य करता है, अकाउंटिंग भी करता है और ऑडिटिंग भी करता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अभी फिर से रिवीजन कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया केंद्र जो कैग होता है वो केंद्र स्तर पर भी कार्य करता है और राज्य स्तर भी पर भी कार्य करता है। मुख्यतः दो कार्य होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है ऑडिटिंग। आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग भी होता है, ऑडिटिंग भी होता है। देखिए पहले क्या होता था, केंद्र स्तर पर, ठीक है, दोनों कार्य कौन करता था, कैग करता था। परंतु 1976 में 1971 मैंने आपको ये एक्ट बताया, ठीक, 1971 में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो इसमें संशोधन किया गया और ये चीज़ जोड़ी गई कि अब से अकाउंटिंग का कार्य कोई और दिखेगा, सिर्फ ऑडिटिंग करेगा कैग, ठीक है। तो 1976 के बाद से 1971 के एक्ट में संशोधन करके, ठीक है, अकाउंटिंग का कार्य कैग से छीन लिया गया, केंद्र स्तर वाला, ठीक है, और राज्य स्तर का तो कर ही रहा था दोनों, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कैग के कार्य और शक्तियों में केंद्र स्तर पर लिख लीजिए पहले, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर क्या करता है, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग या फिर हिंदी में बोलते हैं लेखा परीक्षण, है ना, लेखा। और वो सब जो मैंने अभी को बताया वो नोट डालकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और राज्य स्तर पर क्या करता है, ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, ठीक है। हिंदी में भी लिख लीजिए लेखांकन प्लस लेखा परीक्षण। बात समझ में आ गई दोस्तों। केंद्र स्तर पर सिर्फ ऑडिटिंग करता है कैग, ठीक है, और राज्य स्तर पर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है, ठीक है। आप अंतर भी समझ गए होंगे दोनों में क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आर्टिकल 149, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 150, आर्टिकल 150। 150 में आप देखिए दोस्तों, जो ये कैग ऑडिटिंग करता है या फिर लेखा परीक्षण करता है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करता है या फिर एक प्रारूप तैयार करता है, ठीक है। तो ये जो प्रारूप तैयार करता है, पूरी रिपोर्ट करता है, ऑडिटिंग करता है, उसके बाद एक रिपोर्ट या फिर प्रारूप तैयार करता है, तो उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 150 में। और आर्टिकल 151 में बताया गया है जो ये रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, ये रिपोर्ट या फिर प्रारूप तैयार करता है, ये किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति फिर इसको किसके समक्ष रखते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं ना, संसद के समक्ष रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1950 में जो ये कैग ने ऑडिटिंग की, ठीक है, उसके प्रारूप को ये तैयार करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। ये बताया गया है प्रारूप जो बनाता है 150 आर्टिकल में 150 में, और 151 में क्या बताया गया है, जो ये प्रारूप पे फिर रिपोर्ट बनाता है, तैयार करता है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है और फिर राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखता है। फिर सब संसद में रिपोर्ट चली जाती है, फिर संसद एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, है ना, आपको पता होगा लोक लेखा समिति,
लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल हैं। अब इसके अन्य जो कार्य हैं और वो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें हो गई हमारी। अब और भी जो इसके कार्य हैं वो हम समझते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कार्य व शक्तियां आप लिख लीजिए। कार्य व शक्तियां, है ना। देखिए, पहला तो हो गया मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में। ठीक है, पहला कार्य इसका ये हो गया। ठीक है, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कौन करता क्या कार्य करता है ना, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। ठीक है, दूसरा संचित निधि। ठीक है, संचित निधि आर्टिकल कौन सा है, 266 है ना, आर्टिकल 266। ठीक है, और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 267। ठीक है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, इनका जो धन व्यय होता है, धन व्यय संबंधी परीक्षण, है ना। ठीक है, तो संचित निधि आर्टिकल 266 में है। ठीक है, इसके अलावा आकस्मिक निधि 267 में इसके जो धन व्यय होता है उससे संबंधी परीक्षण करता है। ठीक है, सार्वजनिक धन, ठीक है, और लोक वित्त का संरक्षक होता है। ठीक है, सार्वजनिक धन जो जनता का धन है, इसके अलावा लोक वित्त इसका संरक्षक होता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति, इसे लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शक। ठीक है, लोक लेखा समिति की मार्गदर्शक, मित्र, सलाहकार। ठीक है, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, सलाहकार, आंख एवं कान के रूप में जाना जाता है। यह कार्य नहीं है, एक अलग से आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कि लोक लेखा समिति जो होती है, ठीक है, उसके मार्गदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में, सलाहकार के रूप में, आंख एवं कान के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कौन जाना जाता है, तो कैग जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये कार्य के अंतर्गत नहीं, अलग से आप अलग से बिंदु लिख लीजिएगा, पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। जो भीमराव अंबेडकर थे, है ना, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कैग को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता में बहुत ऊपर नाम आता है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने जो हमारा कैग का पद है, ठीक है, उसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी या फिर पद माना है। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे कैग के पद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद माना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये दो मुख्य पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके बाद और हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यदि दोस्तों देखिए, और कार्य में आप लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट डाल के। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट डाल के लिख लीजिए कार्य में, यदि केंद्र स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, ठीक है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल, ठीक है, कैग को कोई कार्य सौंपता है। ठीक है, लेखा संबंधी आप ऐसा लिख लीजिए कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति व राज्य स्तर पर राज्यपाल कैग को यदि लेखा संबंधी कोई कार्य सौंपता है,
तो वह उस कार्य का भी निर्वहन करता है। ठीक है, समझ गए? ये हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, और ये बात तो आपको मैंने बता दी कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा और राज्य स्तर पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगा। फिर दोनों जो यदि राष्ट्रपति है तो वो संसद के समक्ष रिपोर्ट रखेगा और जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रखेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये पद के पश्चात, ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र या राज्य स्तर पर अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं कैग, ठीक है, तो वो केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर हो, ठीक है, केंद्र स्तर या फिर राज्य स्तर पर अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिए। तो ये होगा दोस्तों कार्य, ये आप ये 5-4 मैंने कार्य बता दिए और ये 3 पॉइंट मैंने अलग से बता दिए। 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। 3 पॉइंट कौन कौन से? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, आंख कान मित्र सलाहकार, भीमराव अंबेडकर ने से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद ये कहीं कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए इसके कार्य व शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट कवर हो गए। अब मैं आपको और 2 पॉइंट और कवर बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पहले कैग थे वो कौन थे ना, तो पहले कैग कौन थे, ये आ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट कैग कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? नरहरि राव, है ना, नरहरि राव हमारे फर्स्ट कैग थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो जीसी मुमरू। ठीक है, जीसी मुमरू हमारे वर्तमान कैग हैं। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में आ सकता है, वर्तमान भी पूछ सकता है, पहले भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना। फर्स्ट कैग कौन थे? नरहरि राव, और वर्तमान कौन है? जीसी मुमरू। तो दोस्तों इससे संबंधित सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151 तक मैंने आर्टिकल भी आपको बता दिए, इसके कार्य भी बता दिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।